देखो लाइफ में थोड़ी बहुत कभी उथल पुथल मच रही हो ना, तो आज का ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट देख लेना। आपकी जिंदगी में भी ठहराव और चिल कैसे मारना है वो समझ में आ जाएगा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। बहुत सारी मस्त बातें आज आपको रॉ के एपिसोड से बताने के लिए। सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग होती है सोशल मीडिया मेगा स्टार लोगन पॉल के साथ। लोगन पॉल रिंग में आते हैं, कहते हैं मेरे पास ज्यादा बात करने का टाइम नहीं, मैं चीजों को बहुत क्विक रखूंगा क्योंकि मेरे को ब्रेन डेड पीपल के सामने ज्यादा बात करने का मजा नहीं आता। इसके बाद वो कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं आया, मैं रिकोशे के लिए आया हूँ। रिकोशे के बारे में वो बताते हैं कि मैंने कैसे उस बंदे को पहले ही ठोक दिया है, मैंने उसके साथ जो है एक मूवमेंट भी क्रिएट करा था पहले। वो रॉयल रंबल की फुटेज भी चलाते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि उनका जो मैच होने वाला है समर स्लैम में वो मोस्ट वायरल मैच होने वाला है एवर डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री का। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, लोगन पॉल को वायरल बोलने वाली स्क्रिप्ट कौन थमा रहा है? क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है कि सोशल मीडिया के ज़माने के लोगन पॉल को अच्छे से पता है कि किस चीज़ से लोग इरिटेट भी हो जाते हैं। तो वो वायरल वाली चीज़ को उनके सोशल मीडिया गिमिक के साथ बोलना, ये मुझे एक स्क्रिप्ट लग रही है कि जैसे कि वही चीज़ उनको अपने सेगमेंट्स के अंदर बोलनी होती है, फिर मर्च वगैरह आ जाएगी शायद इस वजह से, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी अनोइंग मुझे नज़र आ रही है। इसके बाद क्या होता है, रिकोशे आते हैं और रिकोशे कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ उन लोगों को बना सकते हो सोशल मीडिया पर जिन्होंने तुमको जो तुम्हारे पेड फॉलोअर्स हैं, जो तुमको पैसे देते हैं, लेकिन ये ह्यूस्टन के लोगों को तुम पागल नहीं बना सकते। हॉरिबल ह्यूमन बीइंग करके उन्होंने लोगन पॉल को कॉल किया। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा भी क्या कर दिया है लोगन पॉल ने जो कि रिकोशे को इतना भारी भरकम वर्ड उनके सामने कहना पड़ जाता है। थोड़ा बहुत वो अप्रिशिएट भी करते हैं लोगन पॉल को। उसके बाद लोगन पॉल कहते हैं हाँ भाई तू भी अच्छा परफॉर्मर है, लेकिन तू सिर्फ तब तक सबसे बेस्ट यहाँ का बंदा था जब तक मैं नहीं आया था। वो जो है वो रॉयल रंबल की क्लिप भी दिखाते हैं उसके बाद रिकोशे को। इसके बाद हमको क्या पता चलता है कि उन्होंने छेड़ने की कोशिश करी है रिकोशे को, क्योंकि इतनी जल्दी बंदा ऐसे लग नहीं रहा कि गुस्सा दिला पा रहे थे वो उनको। वो कहते हैं कि जब समर स्लैम में मैच होगा तो वहां पर वो जो तेरी बंदी बैठी हुई समंथा की बात करते हैं वो, क्योंकि वो उनकी फियांसे रियल लाइफ में, तो कैसा लगेगा कि तेरी बंदी मेरे को अनाउंस कर रही है कि मैं जीता हूं मैच में। ये सुन के बस अब फुक गई थी बिल्कुल अच्छी तरीके से रिकोशे की। रिकोशे ने अटैक करना शुरू कर दिया लोगन पॉल के ऊपर और ऐसा लग रहा था कि शायद लोगन पॉल बजाएंगे, लोगन पॉल को बजाया जाएगा रिकोशे की तरफ से, बट वो चीज़ होती नहीं है। उल्टा अपना लकी राइट हैंड लकी शॉट जो बोलते हैं लोगन पॉल, वो उन्होंने मारा रिकोशे को और उसके बाद वो वहां पर ढेर हो जाते हैं। क्राउड जो बू कर रहा था लोगन पॉल को वो भी बड़ा सुनने में अच्छा लग रहा था और लोगन पॉल उसको एंजॉय भी कर रहे थे। पहले वो ये कहा करते थे कि वो इरिटेट हो जाते थे इन चीज़ों से, बट अभी साफ लग रहा है लोगन पॉल के प्रोमोस को देख के कि उन्होंने इस चीज़ को अडेप्ट कर लिया और वो उनकी इंप्रूवमेंट रिंग के अंदर भी दिख रही थी अपने प्रोमोस के वक्त में। इसके बाद गए शो पर मैच होता है लुडविग काइजर वर्सेस रिडल के बीच में और बेसिकली ये गुंथर ने ऐसे सेटअप किया था कि जो हमारा बंदा है लुडविग उसको अपने आप को रिडीम करना है। और भाई क्या मस्त, क्या कमाल का, क्या धांसू मैच था ये। इस मैच को तो आपको जरूर ही देखना चाहिए। सब कुछ एस्पेक्ट इस मैच में एक प्रो रेसलिंग, एक जो क्लासिक वाला मैच होता है उस हिसाब से मुझे लगा। थोड़ा सा और लंबा करते तो शायद और मजा आ जाता। इवन ये एक वीकली शो पर मैच हो रहा है तब भी मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ। रिजल्ट यहाँ पे निकलता है लुडविग काइजर के फेवर में जब उन्होंने एंड में अपनी डीडीटी ठोक दी और उसके बाद यहाँ पे वो विनर बन जाते हैं और गुंथर भी उनसे काफी ज्यादा खुश थे। तो ऐसा लग रहा था कि लुडविग काइजर और ये इंपीरियम टूट सकती है। मैंने आपको बताया था हालांकि कि रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा होगा नहीं और वो जो भी कुछ पंगे थे या डाउट्स थे वो आज क्लियर हो गए और इंपीरियम जो है ऐसी चलने वाली है। इसके बाद गए शो पर मैगजीन ड्यूप्री वर्सेस वालहल्ला के बीच में मैच था और वाइकिंग रेडर्स तो बस हो गया। मैं तो कह रहा हूँ चले जाओ अब ये चीज़ मुझे साफ नजर आ रही है कि वो इस कंपनी में है तो सिर्फ पैसों के लिए है। एक टीम जो डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना अच्छा बना रही है वो देख के अच्छा लगा कि चलो वाइकिंग रेडर्स अगर सैक्रिफाइस हो भी रहे हैं तो ठीक है, वैसे भी उनका कुछ होता हुआ मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मैगजीन डुप्री ने इस मैच में विक्ट्री ले ली वालहल्ला के सामने। रिंग साइड पर वाइकिंग रेडर्स के ऊपर चैट गेबल तो कूदते हैं क्योंकि वो अपनी भसड़ कर रहे थे और पता नहीं कैसा फिनिशर लगाया मैगजीन डुप्री ने, कंधों पर उठाया, बैकवर्ड गिर गई वो और ऐसा भी नहीं था कि कुछ फोर्स लगाया है, बट क्योंकि अभी वो ग्रेजुएट हुई है इस अकेडमी से तो अभी उनको और सीखना बाकी है। बट आई थिंक ये उनके गिमिक का ही पार्ट होगा, ऐसा उनको बिल्कुल ना जान ना प्राण वाला फिनिशर देना। मैच में उनको विक्ट्री मिल गई और उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश भी थी। इसके बाद शो पर आती है द जजमेंट डे और जो कमाल का काम रिसेंट में जजमेंट डे कर रही है, क्राउड उनको देख के हमेशा ही खुश होता है। डेवन प्रीस्ट आते हैं, वो बताते हैं कि जजमेंट डे जो है राइज करेगी। रिया रिप्ली बताती है केविन ओवेंस आया, हमने उसको तोड़ दिया, लिव मॉर्गन को हमने तोड़ दिया। इसके बाद फिन बैलर अपनी उसी चीज की बात करते हैं कि 7 साल वाली वो कहानी फिर से लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतेंगे ही जीतेंगे समर स्लैम में। इसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो जब माइक पर आते हैं तो वही चीज होती है जो कि एक्सपेक्टेड थी। क्राउड कहाँ बोलने देता है डोमिनिक मिस्टीरियो को, रिया रिप्ली को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके बाद वो रकेल रोड्रिगेज के बारे में भी बात करती हैं और तभी वो आ भी गई यहाँ पे। आके उन्होंने अटैक किया रिया रिप्ली के ऊपर, सारे के सारे जजमेंट डे के बाकी बंदे चले जाते हैं, मारा और ऐसा लगा कि आज रिया रिप्ली को लग रहा है सूत के चले जाएंगी वो और
पिट पिटा के रिया रिप्ली पड़ी होंगी, बट डोमिनिक मिस्टीरियो ने यहाँ पर रोल प्ले किया। उन्होंने जो है एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया और उसका रिजल्ट ये मिलता है कि रिया रिप्ली ने पैरों पे अटैक कर दिया और वहाँ पे रकेल रोड्रिगेज गिर गई, और वो पता नहीं ऐसे इतनी जरा सा अटैक से कैसे गिर गई मुझे समझ में नहीं आ रहा। और समर स्लैम के लिए मैं कह रहा था आपको, ये मैच WWE ने ओरिजिनली प्लान किया था, पोस्टपोन हो गया है, और आज WWE ने एक तरीके से उसका जो एंगल है वो भी दिखा दिया। इसके बाद शिंजुके नाकामुरा वर्सेस टोमासो ciampa के बीच में मैच था, कुछ ज़्यादा खास नहीं है बताने के लिए। बैक स्टेज से ब्रॉन्सन रीड भी देख रहे होते हैं, इनकी 3-वे फ्यूड WWE दिखा रही है, तो वहाँ पे इसीलिए मैच हो रहा था और नाकामुरा ने रोल करके पिन कर दिया इसमें। तो ये तो मेरे को कहीं से भी अच्छा नहीं लगा मैच, ये एक थोड़ा सा लो पॉइंट था मंडे नाइट रॉ का, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद गाइस शो पर आते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, और ब्रॉक लेसनर आते हैं और कहते हैं माय नेम इज़ ब्रॉक लेसनर, और बताते हैं वो NCAA चैंपियन है, वो UFC चैंपियन है, वो WWE चैंपियन है, समर स्लैम है, फाइट का हफ्ता चल रहा है और मुझे पैसे मिल रहे हैं कोडी रोड्स को मारने के लिए, और कोडी रोड्स को पैसे मिलने वाले हैं कि वो ब्रॉक लेसनर से बीटिंग लेने वाला है। इसके बाद गाइस क्राउड ने ना वॉट वाली ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया था, मतलब पहले से ही दे रहे थे, और ब्रॉक लेसनर ने इतने मजे से खेला क्राउड के सामने, मतलब जैसे यूजुअली सुपरस्टार इरिटेट हो जाते हैं कि वो अपनी एक लाइन भी बोल रहे हैं तो उसके बाद क्राउड उनको वर्ड ट्रीटमेंट दे रहा है, उनका ध्यान उनकी तरफ जाता है तो अपने प्रोमोज भी भूल जाते हैं। ब्रॉक लेसनर ने काम ऐसा खेला कि वो 2 वर्ड बोल रहे थे, क्राउड को वर्ड बोलने का मौका दे रहे थे, फिर अपने कुछ वर्ड्स बोले थे, फिर क्राउड को बोलने का मौका दे रहे थे, और उन्होंने वो इस हद तक कर दिया कि एंड में फैंस ही चुप हो गए। उन्होंने वर्ड वाली जो ट्रीटमेंट है वो ब्रॉक लेसनर को देना बंद कर दिया। इतना चिल, इतने रिलैक्स वे में आए थे ब्रॉक लेसनर, जैसे कि बगीचे में टहल रहे हैं या फिर हम रात में खाना खाने के बाद बाहर नाइट पर वॉक पे चले जाते हैं, उतने चिल थे यहाँ पे ब्रॉक लेसनर। उनका माइक पे वर्क देख के आज मुझे सच में बहुत ज़्यादा मजा आया। उसके बाद वो कहते हैं कि वैसे तो अब सीधा समर स्लैम में ही मिलना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कोडी रोड्स की तू यहाँ पर आए, मेरे साथ हाथ मिलाए, रिस्पेक्ट जरा दिखाते हैं, और वो अपना जो काउंटडाउन है उसको शुरू कर देते हैं कि अगर कोडी रोड्स तब तक आ जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो हम सीधा समर स्लैम में मिलेंगे। 5, 4, 3 ऐसा वो करते हैं काउंटडाउन से। वैसे याद आया, अभी चैनल पर आज 12:30 बजे एक बहुत मस्त वाली वीडियो आने वाली है, बिल्कुल भी उसको मिस मत करना। रॉ के बाद दूसरी वीडियो होगी चैनल पे, तो जरूर देखना उसको, और पसंद आया तो भाई लाइक भी जरूर मारना। अब काउंटडाउन होता है तो कोडी रोड्स बाहर निकल के आते हैं, कोडी रोड्स आते हैं, और मेरे को समझ में नहीं आता कि जो बंदे का मोटिवेशनल स्पीकर वाले टाइम पे दिमाग मोड एक्टिवेट होता है वो इस टाइम पर कहाँ चला जाता है, क्योंकि वो इतने गंदे तरीके से ट्रैप हुए कोडी रोड्स के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद हैंड शेक कर रहे हैं, वो खुद ही ऑफर कर रहे हैं भाई। तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि कोडी रोड्स ने ऐसा क्यों किया। ब्रॉक लेसनर भी हैंडशेक करते, इवन पहले उन्होंने अपने वो जो काउबॉय वाली हैट है, काउबॉय वाली हैट है, उससे वो डराने की भी कोशिश करते हैं जैसे कि वो झटक रहे हैं। कोडी रोड्स के साथ हैंडशेक करते हैं, ब्रॉक लेसनर जाते हैं, लेकिन उनके रास्ते में अपना कंधा लगा दिया उन्होंने। अब ब्रॉक लेसनर ने इतने ऐसे बिल्कुल कहते नहीं है, वो बिल्कुल बुली करते हुए ऐसे धक्का दिया उन्होंने कि अरे चल हट तू क्या है, ऐसा करके वो चले गए वहां से। कोडी रोड्स को भाई आग लग गई इस चीज में, उन्होंने सुसाइड डाइव लगाई ये सोच के कि अब मैं ब्रॉक लेसनर को मारूंगा, लेकिन उनके ऊपर बाजी जो है पूरी उल्टी पलट जाती है। ब्रॉक लेसनर ने उसके बाद अटैक करना शुरू किया, स्टील स्टेप से अटैक किया, बार बार उनके वो आर्म को टारगेट कर रहे थे, कभी उनको वो रिंग पोस्ट पर पटक रहे हैं, इधर उधर दे के उन्होंने एंड में जाके रिंग में F5 भी ठोक दिया, और उसके बाद अपना आराम से जैकेट पहनी, काउबॉय वाली हैट पहनी, और वहां से वो चले जाते हैं। मतलब कोडी रोड्स ने गलत पंगा लिया, और जो तीसरा मैच है इनका अब वहीं पे जाके सेटल करना पड़ेगा कोडी रोड्स को अपना स्कोर, अगर वो कर पाते हैं। कोडी रोड्स बैक स्टेज इंटरव्यू में भी बोलते हैं कि भाई वो मेरा हाथ तोड़ दे, मेरे रिब्स तोड़ दे, मैं जो है पूरी तरीके से ब्रॉक लेसनर को शैटर करने वाला हूं, जो उसका ऑरा है समर स्लैम में। तो ये जो बिल्ड है फाइनली रॉ पर WWE ने कुछ इस तरीके से दिखाया था। इसके बाद शो पर गुंथर वर्सेस चैट गेबल का बीट द क्लॉक वाला मैच था, 5 मिनट तक सर्वाइव करना था चैट गेबल को, गुंथर नहीं हरा पाए। उसके बाद फिर से मैच शुरू होता है क्योंकि गुंथर बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, और भाई साहब क्या मैच था ये, वो जो सुप्लेक्स लगाते हैं वो हवा में इतनी टाइम तक टांग के चैट गेबल, कितनी तगड़ी उनके अंदर स्ट्रेंथ है ये सिर्फ आप आइडिया ही लगा सकते हो। ये भी शो पर बहुत अच्छा मैच था, मैच नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सच में दोनों बंदे मारा मारी पे ही उतर आए हैं, और मैच का रिजल्ट ऑब्वियसली गुंथर के पावर बाउंड के साथ आता है। मैच के बाद उन्होंने एक प्रोमो भी कट किया, जो जैसे वो अपना उनका एक ट्रेडिशन हो गया कि वो अनाउंसर टेबल के ऊपर जाकर करेंगे, ड्रू मैकिंटायर को कॉल आउट करके वो बताते हैं चैट गेबल को देख ले जरा, यही तेरा भी हाल होगा समर स्लैम में। इसके बाद गए शो पर बैकी लिंच होती है, रीमैच के लिए उन्होंने कॉल आउट किया ट्रिश स्ट्रैटस को, ट्रिश स्ट्रैटस आते हैं जोई स्टार्क के साथ में, वो मना कर देती है मैच के लिए। एडम पियर्स आते हैं, कहते हैं नहीं मैच तो अभी होगा। मैच शुरू होता है, 3 सेकंड भी नहीं हुआ होगा, मैच में जोई स्टार्क आ जाती है, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। पता नहीं पहले उन्होंने ट्रिश स्ट्रैटस को क्यों मारा, मेरे को समझ नहीं आया, वो बॉस था या फिर क्या था, या वो इस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन करना चाहती थी। मैच वहीं पे एंड हो जाता है और बजा बुझू के वो बैकी लिंच को वहां से चले जाते हैं। एडम पियर्स ने बैक स्टेज जाके हालांकि खबर ले ली और उनका जो मैच है वो आने वाले एपिसोड के लिए कंफर्म कर दिया उन्होंने, जो विनिपेग से मंडे नाइट रॉ होगी। तो मतलब ट्रिश स्ट्रैटस यहाँ पे बच नहीं सकती। शो के मेन इवेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड डोमिनिक मिस्टिरियो का मैच था, और मेरा शायद WWE की हिस्ट्री का मोस्ट भसड़ मोमेंट वाला मैच था, क्योंकि इस मैच में इतनी इंटरफेरेंस हुई। भाई रेफरी एक काम करो, पट्टी पहन के काम कर लिया करो तुम अब, क्योंकि
फिन बैलर अटैक कर रहे हैं तो दिख नहीं रहा, रिया रिप्ली अटैक कर रही है तो नहीं दिख रहा, मल्टीपल टाइम वो चीज़ रिंग साइड पर हो रही है तो किसी को नजर नहीं आ रहा। मतलब एक झटके में रेफरी की ऐसे नजर हटी तो बस उधर दुर्घटना घट जा रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हुआ इस मैच में। बट मैं ये कहूँगा कि वो नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा, मैं तो देख के वो सही लग रहा था क्योंकि अलग अलग तरीके से फिन बैलर भी सेथ रॉलिंस को बजा रहे हैं। मैच में एक मूवमेंट आता है जब जजमेंट डे के डेमन प्रीस्ट के पास ऐसा लग रहा है कि मौका है मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस को कैश इन करने का, जब उन्होंने रेजर्स एज लगाया। बट फिन बैलर पता नहीं क्या सोच रहे हो, ब्रीफकेस दे नहीं रहे, वो मांगते हैं और जब तक उन्होंने मांगा तब तक काम खराब हो गया। सैमी ज़ेन की हलवा किक भी पड़ जाती है फिन बैलर के ऊपर। रिंग में सेथ रॉलिंस से अपना कर्ब स्टॉम्प मार के डेमन प्रीस्ट को पिन कर दिया इस मैच में और उनको मिल जाती है मैच के अंदर विक्ट्री। शुरू में और एंड में आई थिंक मंडे नाइट रॉ में कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू को तगड़ा बड़ा डालने की जरूरत है। वैसे रॉ के एपिसोड रिसेंटली काफी अच्छे जा रहे हैं। बाकी आप लोग अभी 12:30 बजे का वेट करना। चैनल पर एक बहुत मस्त वीडियो आ रही है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।